नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है शिक्षण के चरण देखेंगे, यानी कि जिनको हम अवस्थाएं बोलते हैं, स्टेजेस ऑफ टीचिंग। ये यूनिट 3 का टॉपिक है जिसको हम आज देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और इससे पहले हमने एलटी के काफ़ी टॉपिक जो है कंप्लीट किए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज शिक्षण के चरण, या जिनको हम शिक्षण की अवस्थाएं बोल सकते हैं, या शिक्षण के चरण, या स्टेजेस ऑफ टीचिंग। ठीक है, आसान शब्दों में जो है इसको समझते हैं कि शिक्षण के चरण कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उन चरणों में होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शिक्षण जो है, टीचिंग जो है क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि जो शिक्षण है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है जो अधिगम को एक साथ लेकर चलती है, अर्थात इसके द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। तो जो शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं आपने पढ़ी होंगी, प्री 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 एक्टिव स्टेज और इंटर एक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज आपने पढ़ी होंगी। तो उन्हीं की बात हम करेंगे। तो देखिए, ज्ञान प्राप्त किया जाता है शिक्षण की प्रकृति पर विचार करने पर, शिक्षण की अवस्था तथा पक्षों पर ध्यान चला जाता है। तो शिक्षण की अनेक अवस्थाएं हैं जो आपस में क्या हैं, संबंधित होती हैं। तो ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं। अब देखेंगे हम शिक्षण की अवस्थाएं या चरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए शिक्षण के 3 चरण होते हैं। इनको आप देख लें अच्छे से एक बार, फिर इनको हम डिटेल में देखेंगे। देखिए शिक्षण के 3 स्तरों में पहला स्तर होता है शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था। ठीक है, यानी कि प्री एक्टिव स्टेज पहला। दूसरा अंतर क्रियात्मक अवस्था, यानी कि जिसको हम इंटर एक्टिव स्टेज बोलते हैं, दूसरा। और तीसरी अवस्था है आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज, जिसको हम उत्तर क्रिया अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये तीनों जो अवस्थाएं हैं, इनमें देखेंगे हमने क्या होता है इसमें, यानी कि इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या जो है सम्मिलित रहता है, उन पर बात करेंगे। तो इनको याद रखें, पूर्व क्रिया अवस्था पहली, दूसरी अंतर क्रियात्मक अवस्था, और तीसरी उत्तर क्रिया अवस्था, जिसको हम पोस्ट एक्टिव स्टेज, इंटर एक्टिव स्टेज और प्री एक्टिव स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे हम शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, उसके बाद अंतर क्रियात्मक अवस्था, उसके बाद देखेंगे उत्तर क्रिया अवस्था। ठीक है, याद रखें 3 अवस्थाएं हैं शिक्षण की। तो देखिए पहला देखेंगे शिक्षण की पूर्व क्रिया अवस्था, जिसको प्री एक्टिव स्टेज बोलते हैं। तो क्या होता है इस स्टेज में, देखिए पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है। तो मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जो ये आपका 3 अवस्थाएं हैं, इनको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार पीछे बता रहा हूं आपको। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। तो देखिए जो जो पूर्व क्रिया अवस्था है, इसमें क्या होता है, इसमें टीचर क्या करता है, पढ़ाने से पहले क्या करता है, प्लानिंग करता है, यानी कि योजना बनाता है कि शिक्षण से पहले क्या करता है, प्लानिंग करता है, इनकी पढ़ाना क्या है। ठीक है, तो इस पर प्लानिंग करता है पूर्व क्रिया अवस्था में टीचर। अंतर क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, अंतर क्रियात्मक अवस्था में शिक्षक बच्चों को क्या करता है, पढ़ाता है। ठीक है, शिक्षक क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता है, ये अंतर क्रियात्मक अवस्था में आता है। और उत्तर क्रिया अवस्था में क्या आता है, उत्तर क्रिया अवस्था में जो पढ़ाया है शिक्षक ने, उसका वो मूल्यांकन करता है फिर। ठीक है, तो इनको समझा आप। पूर्व क्रिया अवस्था जिसमें शिक्षक जो है प्लानिंग करता है कि क्या पढ़ाना क्या है, टॉपिक क्या है। ठीक है, और क्या पढ़ाना है ये पहले डिसाइड कर रहा है, निर्धारण का योजना बनाता है। ठीक है, शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद अंतर क्रियात्मक अवस्था में टीचर पहले तो उसने टॉपिक जो क्या पढ़ाना है वो देख लिया, उसके बाद अंतर क्रियात्मक अवस्था में वो पढ़ाता है बच्चों को, और उसके बाद उत्तर क्रिया अवस्था में जो पढ़ा रखा है उसका मूल्यांकन करता है। क्लियर हो गया, इससे आप इतना आप समझ लें पहले। ठीक है, ये 3 स्टेज जो हैं शिक्षण के, पहला पूर्व क्रियात्मक अवस्था, दूसरा अंतर क्रियात्मक अवस्था, तीसरा उत्तर क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व क्रिया अवस्था में टीचर प्लानिंग करता है, और अंतर क्रियात्मक अवस्था यानी कि जो दूसरी अवस्था है उसमें शिक्षक पढ़ाता है, और तीसरी जो अवस्था है उत्तर क्रिया अवस्था, इसमें शिक्षक के द्वारा पढ़ाया हुआ जो उसने पढ़ाया है क्लास में, उसका क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है,
तो देखिए पहली स्टेज हम जब देखते हैं तो शिक्षण की जो पूर्व क्रिया अवस्था है जिसको प्री एक्टिव स्टेज कहते हैं, क्या होती है स्टेज और इसमें शिक्षक के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं वो देखते हैं। ठीक है, देखिए पूर्व क्रिया अवस्था में शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण की योजना बनाता है। मैंने बताया आपको शिक्षण की योजना बनाता है कि क्या बच्चों को पढ़ाना है, ये पहले इसकी योजना बनाता है और पढ़ाने की तैयारी करता है, यानी कि कैसे पढ़ाना है इसकी तैयारी करता है। इस अवस्था को शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें, इसको नोट भी कर लें, पूछा जा सकता है कि शिक्षण नियोजन अवस्था किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पूर्व क्रिया अवस्था को। ठीक है, यानी कि प्री एक्टिव स्टेज को कहा जाता है। देखिए शिक्षण की इस अवस्था में शिक्षक शिक्षण योजना का चयन करता है, उसका नियोजन करता है ताकि अभीष्ट उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। यानी कि आप सामान्य शब्दों में समझें कि टीचर जब क्लासरूम में पढ़ाने जाता है तो उससे पहले जो तैयारी करता है कि क्या टॉपिक उसने बनाना है, क्या उसने क्लासरूम में जाके पढ़ाना है, तो ये सारी चीज़ें वो पहले जो है उन चीज़ों की योजना बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको शिक्षण नियोजन व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, नियोजन का मतलब क्या होता है, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है, तो देखिए पूर्व क्रियावस्था में निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि शिक्षक के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं इसमें की जाती हैं, देखते हैं। तो देखिए पहला क्या है, इनकी शिक्षक के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, तो प्री एक्टिव स्टेज में। तो देखिए पहला है शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण, यानी कि शिक्षक क्या करता है, उद्देश्यों का चयन करता है। ठीक है, और साथ ही साथ छात्रों के पूर्व ज्ञान को देखता है, पूर्व व्यवहार क्या है, पूर्व अनुभव क्या है बच्चे का, और कक्षा का स्तर क्या है, आयु और मानसिक योग्यताएं, ये सारी चीज़ें बच्चों की देखता है। तो उद्देश्यों का निर्धारण करता है पहले। उसके बाद देखिए पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेना, यानी कि शिक्षक के द्वारा क्या किया जाता है, टॉपिक का चयन किया जाता है, यानी कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। ठीक है, यानी कि पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेता है, यानी कि टॉपिक का चयन करता है। ठीक है, जैसे आपका टॉपिक में कुछ भी ले लिया, सपोज दैट टीचर ने नाउन ले लिया, तो उस नाउन को कैसे पढ़ाना है बच्चों को, ये सारी तैयारी वो करता है। उसके बाद देखिए तीसरा, प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के तत्वों की व्यवस्था। तो टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, उसको क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि क्रम में, अभी जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया नाउन का, तो नाउन में जैसे आपने परिभाषा कैसे देनी है, नाउन की पहले परिभाषा देनी है, फिर उसके बाद उसके उदाहरण देने हैं और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो ये क्रम में जो है बच्चों को टॉपिक कैसे क्रम में पढ़ाया जाए, इसको वो डिसाइड करता है टीचर, इसकी व्यवस्था करता है तीसरे में। चौथा देखिए शिक्षण युक्तियों का चुनाव करता है, यानी कि युक्तियों का मतलब होता है, मैंने टीचर जो है क्या कौन कौन से मेथड का यूज़ करता है बच्चों को पढ़ाने में, पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करता है शिक्षक, यानी कि टीएलएम का, और साथ ही साथ सहायक सामग्री आदि का चुनाव करता है शिक्षक इसमें, और बच्चों की रुचियों के आधार पर जो है बच्चों को पढ़ाता है। तो ये आपका जो है चार जो है, ये इनको याद रखा आप, ये प्री एक्टिव स्टेज के शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाने से पहले जो किया जाता है वो है इसमें। ठीक है, यानी कि उद्देश्यों का निर्धारण करता है पहले, छात्रों का पूर्व ज्ञान देखता है, उनके व्यवहार और अनुभव को देखता है। उसके बाद पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेता है, यानी कि कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ये चेक इसको देखता है कि आज ये टॉपिक पढ़ाना है, तो उसके संबंधित जो है सारी चीज़ें कलेक्ट करता है। और तीसरे में देखिए प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्तु के तत्वों की व्यवस्था करता है, यानी कि जो उसने यहाँ पर टॉपिक चुन लिया है, तो उस टॉपिक जो टॉपिक चुना है उसको कैसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाना है, ये इसमें देखता है प्रस्तुतिकरण में, कि प्रस्तुत कैसे करेगा शिक्षक। उसके बाद चौथा देखिए शिक्षण युक्तियों का चुनाव करता है, यानी कि जो टीचिंग एड्स हैं और जो मेथड है, शिक्षण विधियाँ हैं, उनका चुनाव करता है। ठीक है, तो पहला आपका प्री स्टेज आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेज देखते हैं, शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था। मैंने बताया था आपको तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में क्या होता है, शिक्षक जो है पहले निर्धारण करता है। ठीक है, दूसरे में जो है पहले में क्या पढ़ाना है डिसाइड करता है, दूसरे में क्या करता है, शिक्षक जो है अंतःक्रियात्मक अवस्था में शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाता है। और तीसरी स्टेज जो है जिसमें बच्चों को क्या करता है, मूल्यांकन करता है, यानी कि जो उसने पढ़ाया है, यानी कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, इस चीज़ का वो मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेज है वो है शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं इंटरएक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। ठीक है,
क्या होता है इसमें देखिए, इसमें शिक्षक जो है क्लासरूम में बच्चों को क्या करता है, पढ़ाता है। तो देखिए शिक्षण की इस अवस्था में वो सभी व्यवहार, क्रियाएं एवं वस्तुएं निहित होती हैं जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में करता है। ये सभी कार्य किसी को पढ़ाने या वांछित अनुभव प्रदान करते समय किए जाते हैं। इस अवस्था में शिक्षक तथा छात्र आमने सामने होते हैं। इसी अवस्था में शिक्षक तथा छात्रों के मध्य अनेक अंतःक्रियाएं होती हैं। यानी कि इसी अवस्था में जो है बच्चा यानी कि छात्र और शिक्षक के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, यानी कि अंतःक्रियाएं होती है। ठीक है। और साथ ही साथ ये शिक्षण की इस अवस्था में सभी व्यवहार यानी कि वो सभी व्यवहार और क्रियाएं एवं वस्तुएं निहित होती हैं जिनका उपयोग शिक्षक जो है क्या करता है, कक्षा में करता है। ठीक है। तो क्या होता है इस स्टेज में देखिए, इस अवस्था में शिक्षक द्वारा कक्षा के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाएं क्या क्या होती हैं। तो पहली है आपकी क्रिया कक्षा के आकार की अनुभूति, यानी कि टीचर जब क्लासरूम में जाता है पढ़ाने के लिए तो जो शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था है, तो इसमें शिक्षक क्या करता है, क्लासरूम में जाके बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है। तो अब कक्षा के आकार की अनुभूति करता है शिक्षक, यानी कि क्लासरूम में कौन कहाँ बैठा है, यानी कि कहाँ पर कौन से बच्चे बैठे हैं और कौन बच्चा समस्या पैदा कर सकता है, कमजोर छात्र कहाँ पर बैठा है, ये सारी चीजें एक सरसरी निगाह से वो क्या करता है, पूरे क्लासरूम को देखता है। ठीक है। दूसरा देखिए छात्रों का निदान, यानी कि छात्रों की योग्यताओं तथा क्षमताओं के बीच जो है बच्चों को कितना आता है, यानी कि उन चीज़ों को देखता है। यानी कि छात्रों की रुचियों को, छात्रों की जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है, इन सभी पर वो इन सभी पक्ष को देखता है। तीसरा देखिए क्रिया तथा प्रतिक्रिया, यानी कि टीचर बच्चों के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, यानी कि अंतःक्रिया करता है। ठीक है। बच्चों को मोटिवेट करता है तथा उनको क्या करता है, पुनर्बलन देता है। पॉजिटिव आपका पॉजिटिव जो पुनर्बलन है। ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो होता है पुनर्बलन। तो पुनर्बलन देता है, बच्चों को मोटिवेट करता है और उनके साथ जो है अंतःक्रियाएं करता है क्लासरूम में। ठीक है। तो दूसरी अवस्था कंप्लीट होगी शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था। इसको आप ऐसे समझें कि इस अवस्था में जो है शिक्षक क्लासरूम में जाके बच्चों को पढ़ाता है और उनकी क्या समस्याएं हैं उनको देखता है और छात्रों की योग्यताएं तथा उनकी क्षमताओं को देखता है, छात्रों की रुचियां किन चीज़ों में हैं और उनकी रुचियों के अनुसार ही उनको पढ़ाया जाए, ये सभी चीज़ों में वो देखता है। और साथ ही साथ छात्रों की जो शैक्षिक पृष्ठभूमि है, इनकी बच्चा जो है पिछली क्लास में कैसे जो है उसका रिजल्ट रहा है, कैसे वो छात्र रहा है, तो इन सभी चीज़ों पर वो चीज़ें देखता है क्लासरूम में। ठीक हो गया। अगली अवस्था है आपकी लास्ट, ये है शिक्षण की क्रिया पश्चात अवस्था, यानी कि पोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग। ठीक है। इसमें आप क्या होता है, इस स्टेज में शिक्षक जो है जो उसने पढ़ा रखा है उस चीज का मूल्यांकन करता है। तो तीसरी जो अवस्था है वो है आपका क्या अवस्था है, क्रिया पश्चात अवस्था, जिसको हम पोस्ट एक्टिव स्टेज बोलते हैं। क्या होता है इसमें देखते हैं। देखिए जब शिक्षक अपना कार्य समाप्त कर लेता है, यानी कि पढ़ा लेता है, कंप्लीट कर लेता है, तब वह यह जानना चाहता है कि जो कुछ उसने पढ़ाया है उसका प्रभाव बच्चों पर क्या हुआ है और छात्रों के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं और साथ ही साथ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है आदि। शिक्षक इस अवस्था में छात्रों का मूल्यांकन करता है, यानी कि टीचर के द्वारा क्लासरूम में पढ़ाने के बाद कि कैसा जो है बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ा है और बच्चे के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं, इनको देखता है और साथ ही साथ मूल्यांकन करता है। ठीक है। तो देखिए इस अवस्था में शिक्षक निम्न क्रियाएं करता है। तो कौन कौन सी क्रियाएं करता है, देखिए पहली क्रिया है शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन की वास्तविक रूप की परिभाषा, यानी कि जब शिक्षण समाप्त हो जाता है तो शिक्षण समाप्त होने पर किस प्रकार बच्चों में व्यवहार परिवर्तन हुआ है कि नहीं, इसको चेक करता है। यानी कि शिक्षण जो है सफल है नहीं है, तो ये चीज़ वो देखता है। साथ ही साथ मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन करता है, यानी कि शिक्षक जो है मूल्यांकन करता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन, यानी कि शिक्षक अपनी विधियों में अगर
मूल्यांकन के बाद उसको पता चला कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, शिक्षण नीतियों में भी परिवर्तन करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 जो है इसके क्या थे, यानी कि इस अवस्था में शिक्षक के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं थी। ठीक है, तो दोस्तों हमने देखी आज की जो इम्पोर्टेंट जो क्लास है, शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं या शिक्षण की अवस्थाओं में हमने 3 अवस्थाएं देखी, मैंने बताया आपको। तो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? ठीक है, तो 3 अवस्थाएं, शिक्षण की 3 अवस्थाओं में पहली अवस्था है पूर्व क्रिया अवस्था। मैंने आप लोगों को बताया पूर्व क्रिया अवस्था, जिसको प्री एक्टिव स्टेज बोलते हैं। पूर्व क्रिया अवस्था में टीचर क्या करता है, क्लासरूम में जाने से पहले क्या करता है, तैयारी करता है कि क्या पढ़ाना है बच्चों को, ऐसे समझा आप। दूसरा जो है शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था जो है, इसमें टीचर क्या करता है, इंटरएक्टिव स्टेज में, अंतः क्रियात्मक अवस्था में टीचर क्लासरूम में जाके बच्चों को पढ़ाता है। और तीसरा जो है, जो तीसरी अवस्था है वो है उत्तर क्रिया अवस्था, जिसको पोस्ट एक्टिव स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या करता है, शिक्षक ने जो पढ़ाया है क्लासरूम में उसका वो क्या करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो दोस्तों इजी टॉपिक था, इसको एक बार आप अच्छे से फिर देख लें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।